हाँ जी, सभी को नमस्कार। विशेष दिन है तो सत श्री अकाल। विशेष दिन का मतलब कि आज वैसाखी का दिन, खालसा पंथ की स्थापना का दिवस 13 अप्रैल 1699 इतिहास का वो दिन जो पूरे विश्व में एक बेहतरीन कौम, एक बेहतरीन पहचान सिखों को जो खालसाई रूप दिया गया, आज का वो दिन। आज अपने जो क्लास ये रावचंद्र सेन जो पढ़ेंगे, और बढ़िया बात यह है कि हम जुझारू लोगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सच के लिए कभी भी सिर नहीं झुकाया। ऐसा नहीं उनके पास ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सच का रास्ता चुना। कि जो भी अब इनको पढ़ते हैं तो भी ये मुगल जो राजपाट था उनके खिलाफ संघर्ष था चंद्रसेन का। और आज का दिन 13 अप्रैल 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, वो दिन। और किसके खिलाफ था ये सारा का सारा? ये था, सिर्फ मुगल नहीं कहूंगा मैं, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ है। गुरु तेग बहादुर जी हैं तो वो हिंदू ब्राह्मणों के लिए, हिंदू धर्म की आन बान शान के लिए उन्होंने अपने जो है कुर्बानी कर दी। तो आज का जो दिन है खालसा पंथ की स्थापना, इसके बारे में प्रयास करूंगा। अगर छोटी सी वीडियो बने, किस तरह से स्थापना हुई, अच्छा क्यों हुई, इसके पीछे भी कारण है। खालसा पंथ बनाया क्यों गया, इस पे या तो मैं कोई लेख लिख दूंगा थोड़ा बहुत, या मैं छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान और मुगल हमने चला रखा था ग्रेड 1 ग्रेड 2 में स्पेशली, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में है ही। रावचंद्र सेन, देखिए रावचंद्र सेन के बारे में गाइडों में जो चीजें दी हुई हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि गाइड में, दीनदयाल में लगभग चीजें थी, एक दो जो है छूट गई। बाकी जो सामान्य हम गाइडें पढ़ते हैं उनमें नहीं दी हुई। ये पतली सी बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान के वीर योद्धा, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, डॉक्टर पुष्यमित्र सिंह देव। इसमें 5-6 पेज हैं, लेकिन इतना शानदार। मैंने गाइडों का भी सहारा लिया, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये किताब भी है, दूसरी किताब भी है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें से सार निकाल के ये कोई आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। अगर नए कोई प्रश्न बनते हैं तो भी इससे बाहर नहीं बनेगा, ऐसा अपने उम्मीद रख सकते हैं। चलिए चंद्रसेन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात, चंद्रसेन, जो नए बच्चों के लिए सारी बातें कई बार क्या है, बहुत सारी बातें जो है नई होती हैं। चंद्रसेन, रावचंद्रसेन राजा कहां का है? ये मारवाड़ का राजा है भाई। मारवाड़ का मतलब जो आज के समय का बड़े रूप में अपने जोधपुर जो है, पाली जो है, ये वाला एरिया, हालांकि नागौर भी इसके अधीन ही आ जाता है। मेड़ता, नागौर में मेड़ता पड़ता है, सोजत पड़ता है, सामान्य जो एरियाज हैं, हालांकि इनके अंदर जिक्र हो ही गया। अब जिस तरह से हमने आप एक स्थिति को समझना एक स्टोरी रूप में, चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का, ये सामान्य प्रश्न आते हैं कि महाराणा, ये आप लोगों को याद ही होते हैं। मैंने ऐसी चीजें आपको बतानी है जो कि वास्तव में एक पतली सी किताब और हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो आप ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट की किताब है। और अब जो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट किताबों की तरफ ज्यादा हो गया है। महाराणा प्रताप का, राणा प्रताप साहब का जो है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। फॉरगेटन हीरो कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, जिनको इतिहासकारों ने, हम लोगों ने भुला दिया। हालांकि संघर्ष जो है प्रताप से पहले, प्रताप की तरह ही संघर्ष इन्होंने भी किया था। वो सिसोदिया राजवंश के थे। रावचंद्र सेन जो है ये राठौड़ राजवंश, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश हुआ करता था। चंद्रसेन किनके बेटे हैं? मालदेव के बेटे हैं। पापा का नाम मालदेव है, माता का नाम स्वरूप दे है, जो कि झाला राजकुमारी थी, झाला राजवंश की थी। झालावाड़ और इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर जो राजवंश हुआ करता था। अब जिस समय चंद्रसेन गद्दी पर बैठेंगे, एक स्टोरी रूप में आपने सुनना है, कुछ भी याद नहीं, एक स्टोरी। जिस समय चंद्रसेन गद्दी पर बैठे हैं, जिस समय का मतलब क्या है, 1562 में, 1562 में चंद्रसेन गद्दी पर बैठेंगे। और गद्दी पर बैठते स्थिति क्या होगी, इनके भाइयों के साथ संघर्ष होगा, प्लस मारवाड़ का जो एरिया है,
नागौर और मेड़ता की बात करें, ये मुगलों के अधीन है, मुगलों के अधीन है, यानी कि राव चंद्रसेन का संघर्ष मुगलों से ही होगा, महाराणा प्रताप का संघर्ष मुगलों से ही है, हमने मुगलों के बारे में। तो नागौर और मेड़ता, भाई कितना भी टफ प्रश्न बन जाए, हालांकि आसान आसान बातें हैं, बच्चे भूल जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड का जो कल अपना बड़ा पेपर होगा, दोपहर बाद अपलोड हो जाएगा, और वहां देख लेना जो मैंने आपको वीडियो में, व्याख्या में या पिछले प्रश्न है वहां से कोई तथ्य है वो भी आप गलत कर देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न रखने का प्रयास करेंगे। पेपर आधे से ज्यादा तैयार हो गया आधा मैं, क्योंकि मैंने सारा पेपर मैंने ही बनाना होता है। मुगलों के अधीन नागौर और मेड़ता थे, यानी कि जोधपुर वाला, कुछ पाली वाला एरिया, सोजत वगैरह, ये सारे के सारे कुछ एरियाज जो थे, फलोदी, आज का फलोदी वाला जिला आपने मान लें, ये सारे के सारे क्या है, चंद्रसेन के अधीन आया, मतलब मालदेव के अधीन आया करते थे। अब मालदेव के 3 बेटे हैं, राम है, उदय सिंह है, उदय सिंह नहीं, राम है, उदय है, और हालांकि बाद में उदय सिंह बन जाएगा जब गद्दी पर बैठेगा 83 में। राम है, उदय है और चंद्रसेन है। मालदेव क्या करेंगे, जो पितृहंता राजा हैं, आप पहले मैंने बताया हुआ है, मालदेव अपनी प्रिय पत्नी स्वरूप देव के कहने पर, हालांकि चंद्रसेन और उदय दोनों ही स्वरूप देव की संतान थे, तो इसके कहने पर लाडला जो बच्चा था चंद्रसेन, चंद्रसेन को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। बड़ा पुत्र जो रामराज था, इसने एक बार क्या है, मालदेव को मारने का प्रयास किया था। जिस तरह से इसने कहा मेरे दादा को मेरे पापा ने मारा था तो मैं भी मार देता हूं। श्यामलदास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, उसमें यह जिक्र आता है। तो मालदेव क्या है, रामराज से नाराज हो जाते हैं और मालदेव को क्या है, अपने राज्य से निकाल देते हैं। राम आपको पता ही है, नाराज होकर बाद में कहां चला जाएगा, अकबर के पास चला जाएगा। अब दूसरा पुत्र रहा, दूसरा पुत्र है उदय सिंह। उदय सिंह और चंद्रसेन दोनों ही इनके पुत्र हैं स्वरूप दे के। मालदेव ने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया भाई, और उदय सिंह को कहा भी आपको फलोदी की जागीर दे देते हैं। उदय सिंह को फलोदी की जागीर देने की बात कर दी, और पूरा राजपाट किसको देने की बात कर दी, चंद्रसेन को। अब उदय सिंह जो है नाराज हो जाएंगे, इधर से मालदेव की मृत्यु हो जाती है। राम क्या करेगा, राम सोजत में विद्रोह कर देगा। सोजत, सोजत की मेहंदी बड़ी फेमस है ना भाई, सोजत की, और मेहंदी लगा के रखना, वो वाली है ना मेहंदी जो है सोजत की। तो सोजत में राम विद्रोह कर देगा, जैसे ये चंद्रसेन गद्दी पर बैठेगा। उदय सिंह ये लागड़गढ़ जो गांव है वहां पर विद्रोह करेगा, और एक इन्हीं के परिवार से रायमल जो था, रायमल ने दुनाडे गांव में विद्रोह किया। इसका आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रख लेना है, जैसे ही चंद्रसेन गद्दी पर बैठे तो प्रश्नों का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, कैसा भी हो सकता है। तो राम जो है सोजत में विद्रोह कर देगा, उदय सिंह ये लांगड़गढ़ गांव में विद्रोह कर देगा। एक जरूरी बात आपको ये बतानी है, अगर कोई ग्रेड 3 वाला बच्चा देख रहा है, ग्रेड 3 वाले, मैं व्यूज के चक्कर में कह दूं कि आप देख लो, ग्रेड 3 वाले भले ही ना देखें, इतना डीपली नहीं, ग्रेड 3 के लिए पूरी राजस्थान की हिस्ट्री 3 या 4 क्लासों में हो जाएगी, जो राजवंशों का इतिहास है, तो वो शॉर्ट एंड स्वीट करवाऊंगा। प्रश्न राजस्थान के पूरे राजवंशों वाले इतिहास में से 3 या 4 आने हैं, तो अपने उसके लिए ज्यादा नहीं। हाँ, आपके पास समय है, आपने पूरा डीपली पढ़ना है कि आगे कोई और भी तैयारी और भी पेपर देना है, तो आप देख सकते हैं भाई। चंद्रसेन के दमन के बाद राम व रायमल भागे। अब चंद्रसेन जब ये विद्रोह कर देते हैं सोजत में और दूसरे गांव में, तो चंद्रसेन क्या करेगा, राम और रायमल को भगा देगा। ये दोनों भागकर कहां चले जाएंगे, ये भागकर चले जाएंगे अकबर के पास। बचा उदय सिंह। उदय कहेगा कि भी नहीं, मैं लड़ाई करूंगा, ऐसे नहीं भागूंगा। तो ये लोहट की लड़ाई, देखो ऐसा प्रश्न आ जाए अगर, लोहट की लड़ाई कब या किसके मध्य हुई, कब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके मध्य होती है, उदय व चंद्रसेन के मध्य 1562 में। गद्दी पर बैठते ही चंद्रसेन अपने भाई के साथ, लोहावट जगह पड़ती है, लोहावट जगह पड़ती है जोधपुर में, वहां पर क्या है, ये उस जगह युद्ध हुआ, तो लोहावट या लोहट की लड़ाई इसको कह देते हैं, जिसमें उदय सिंह हार जाएगा। और उदय सिंह यहां से हारकर कहां जाएगा, ऊपर मारवाड़ का ऊपरी हिस्सा जो है नागौर है,
नागौर और मेड़ता मैंने बताया दोनों मुगलों के अड्डे हुआ करते थे, और नागौर में मुगलों का एक व्यक्ति जो है, जिस नागौर जिसको सौंपा हुआ था, हुसैन कुली खान। उदय जो क्या करेगा, हुसैन कुली खान के पास जाएगा। हुसैन क्या करेगा, जोधपुर पर आक्रमण, हुसैन कुली को जाके उदय कहेगा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मेरे भाई चंद्रसेन को भगा के मुझे सत्ता सौंप दो और मैं आपकी अधीनता में राज करना चाहता हूं। हुसैन कुली खान क्या करेगा, जोधपुर पर आक्रमण कर देगा। अंत में संधि हो जाएगी। संधि में क्या होता है कि मुगलों का जितना खर्चा लगा युद्ध में, वो खर्चा दे दिया जाएगा चंद्रसेन की तरफ से, और राम को क्या है, सोजत का परगना दिलवा दिया जाएगा। यानी कि जब मालदेव गद्दी पर मालदेव ने चंद्रसेन को सत्ता देने की बात कही थी, तो फलोदी किसको देने की बात कही थी, उदय सिंह को। और राम अपना सोजत में जाके बैठा ही हुआ था, राम राम सोजत है ना, राम राम सो राम राम, ठीक है। तो अब राम जो है उसको सोजत का परगना कहां से मिलता है, लोहट वाली लड़ाई से, और हुसैन को युद्ध का हर्जाना देकर भेज दिया जाएगा। 1562 में चंद्रसेन ने इस तरह से एक युद्ध के बाद सोजत अपने भाई को देकर अपने जो है गद्दी पर बैठ गए। 1564 में अब राम क्या करेगा, राम ये कहेगा 1502 साल बीत जाएंगे, 1562 के बाद 63 आएगा, 64 आएगा। 64 में राम फोन लगाएगा, मैसेज करेगा किसको, हुसैन कुली खान को। हुसैन कुली खान ने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये सीधा क्या है, रिक्वेस्ट भेज के और अकबर को मैसेज करेगा। राम ने अकबर को मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे करके ये है, मेरे भाई ने संधि की थी और मुझे सोजत दिया था, पर अब मेरा भाई जो है वो संधि का पालन नहीं कर रहा, आप सेना भेजें और इसको सुधारना है थोड़ा सा। और मुगल इस काम के लिए तैयार ही थे। अभी तक क्या था, अभी तक की कंडीशन में जोधपुर, जैतारण, पोकरण, सिवाना ये चंद्रसेन के अधिकार में थे। यानी कि अगर हम बड़े बड़े एरियो की बात करें तो सोजत, मेड़ता, नागौर तो मुगलों के पास है, सोजत राम को दे दिया गया था, जोधपुर, जैतारण, पोकरण, सिवाना ये क्या है, ये चंद्रसेन के पास है। तो यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जोधपुर को मुगलों ने कब जीता, जैतारण वाला नहीं बनेगा। पोकरण पर पोकरण किसको सौंपा, किसने पोकरण पर अधिकार किया, और सिवाना को फतेह करने के लिए 3 लोग भेजे जाएंगे, 3 लोग भेजे जाएंगे। उन तीनों के नाम याद रखने हैं। पोकरण में कौन, इसका जो सिवाना में चंद्रसेन का कौन सा किलेदार था, पोकरण में आनंद था किलेदार, सिवाना में फत्ता था किलेदार। जोधपुर में कौन सा मुगल सेनापति आता है और जोधपुर पर अधिकार करता है। अकबर किस किस को चंद्रसेन के पीछे भेजता है युद्ध के लिए, वो सारी बातें यहां से हमें बहुत जरूरी याद रखनी है। 1564 में राम का मैसेज मिलते ही अकबर क्या करेगा, अकबर कहेगा भाई मुजफ्फर खान को तैयार, मुजफ्फर को कहेगा भाई मैसेज आया है, चल अपने क्या करते हैं, वो राम की सहायता के लिए जा। और उधर से वापस मैसेज छोड़ दिया हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान को तेरे को मैसेज आ रहे हैं, तू यहां चुपचाप बैठा है, अपना बंदा परेशान है, और अपने तो क्या मारवाड़ अपने अधीन आने को तैयार है। तो हुसैन कुली खान को कहा कि तू भी उधर से सेना लेके तू सीधा जोधपुर पर आक्रमण कर, और मैं इधर से मुजफ्फर खान को भेज रहा हूं, ठीक है। तो मुजफ्फर खान को भेजा और हुसैन कुली खान। अब अभी तक जो प्रश्न आते थे हुसैन कुली खान का नाम हाईलाइट रहता था। अब 1564 में और 74 और 72 का पूछा हुआ है कि 1574 में अकबर ने किसे चंद्रसेन के पीछे भेजा था, या अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था, तो बीकानेर का राय सिंह जो है उसका जिक्र आता है। लेकिन 64 में कौन आया है, 64 में मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान दोनों आ रहे हैं, मुजफ्फर और हुसैन कुली खान, याद रह जाएगा। 1564 में हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना का जोधपुर पर अधिकार हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पहला बड़ा जो अड्डा चंद्रसेन का, या पहली बड़ी जगह चंद्रसेन की मुख्य जगह
मारवाड़ की आन बान शान मुख्यतः जोधपुर जो है माना जाता है, और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली सिवाना माना जाता है। तो जब सिवाना को फतेह कर लिया जाएगा, सिवाना दुर्ग कहां है भाई, कमेंट करके इतना तो बताओ। बाड़मेर है, जालोर है, क्या है बताओ। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है सिवाना दुर्ग को, जिसको 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। जोधपुर को कब फतेह कर लिया, 1564 में। जोधपुर पर हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना क्या करेगी, अधिकार कर लेगी। चंद्रसेन क्या करेंगे, परिवार सहित बादराजन या बादराजून चले गए, सेना को वहां पर अपनी नई सेना को संगठित किया। अब देखो यहां से प्रश्न कितने बनेंगे। पहले तो मुगलों ने जोधपुर फतेह किसके नेतृत्व, हुसैन कुली खान मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में, कब, 1564 में। जोधपुर के बाद चंद्रसेन ने अपना क्षेत्र कौन सा चुना, जोधपुर से निकलने के बाद किस जगह पर वो जाते हैं, तो वो दूसरी जगह जरूर याद रखना आप, बादराजून, क्योंकि ये क्रम पूछ लिया जाता है। देखो जोधपुर के बाद, आगे ट्रिक लिखी होगी, जोधपुर के बाद बादराजन चले जाएंगे, बादराजन के बाद कहां चले जाएंगे, सिवाना चले जाएंगे, सिवाना के बाद वो पिपलूद जो है, और एक आगे पहाड़ियां आएंगी, तो वो हमें जो है क्रमानुसार याद रखना है, आगे ध्यान देंगे। तो दूसरी जगह पर बादराजून जो वहां पर चले जाएंगे, वहां पर अपनी सेना को, नई सेना को संगठित करेंगे। जोधपुर हाथ से निकल गया। 1564 से 83 तक जोधपुर पर मुगलों का अधिकार रहेगा। यह भी उस बुक में बात दी हुई है, क्योंकि प्रताप के बारे में पूछ लिया जाता है कि दिवेर कब तक राजधानी रही, कैसे रही, कब तक, है ना, यह पूछा जाता है। तो जोधपुर पर मुगलों का अधिकार कब से कब तक, 1564 से 83 तक रहेगा, इस बात को, क्योंकि 83 में यह भी पूछा गया है मारवाड़ को खालसा घोषित कब से कब तक किया, तो 1581 से 83 तक। क्योंकि जब हम यहां बात करते हैं, ये देखिए 1581 तक जो है चंद्रसेन रहेंगे, तो 1581 तक चंद्रसेन जब रहेंगे, तो 1581 से 83 तक जोधपुर को क्या किया जाता है, जोधपुर को यानी कि मारवाड़ को, मारवाड़ का मुख्य जगह जो जोधपुर है, इसको खालसा घोषित कर दिया जाएगा। खालसा क्या होता है, देखो एक खालसा शब्द है, खालसा पंथ जो है, आज 13 अप्रैल के दिन जिसकी स्थापना हुई, खालसा पंथ, खालसा खालिश शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्र पाक। ये भी खालसा उस जागीर को कहा जाता था जो सीधे केंद्र के अधीन हुआ करती थी। खालसा डायरेक्ट केंद्र के अंडर में रहता था शासन। तो ये 2 साल, और 83 में फिर राजा कौन बन जाएगा, उदय सिंह, जिस उदय सिंह राजा बनेगा, मोटा राजा उदय सिंह, और उदय सिंह को फिर वापस जोधपुर दे दिया जाएगा। तो 1564 से लेकर 83 तक जोधपुर पर मुगलों का अधिकार रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात, मेड़ता, नागौर व जोधपुर को छोड़कर, यानी कि मेड़ता व नागौर पहले से मुगलों के अधीन थे, अब जोधपुर भी आ गया। मारवाड़ के सिर्फ दक्षिणी भाग पर चंद्रसेन का अधिकार रहा। अब आप देखेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, बलबन पढ़ेंगे, तो बलबन की जागीर हुआ करती थी नागौर, ठीक है। और जब हम ये मतलब दिल्ली की तरफ लगने वाला अलवर का एरिया, बयाना वगैरह हो गए, ये नागौर अजमेर वाले एरिया, ये इन पर उनका शासन हुआ करता था मुसलमानों का। उसका उलू खां का पूछा गया कि उलू खां कहां का सूबेदार था, बयाना का सूबेदार था। तो नागौर जो है ध्यान रखना, ये मुगलों के अब जोधपुर में उनके अधिकार में चला गया। 1564 वाला सन समाप्त होते होते आगे हम मुख्य जो सन हमारे काम का आएगा वो सीधा सीधा आएगा 1570, नागौर दरबार। अब अकबर ने यह सोचा कि बार बार सेना भेज के उधर आक्रमण करने जाते हैं, उधर आक्रमण करने जाते हैं, अपने क्या करते हैं। अकबर को यह भी पता था कि मेरे से पहले वाले जो राजा हुए हैं उनके साथ मारवाड़ और मेवाड़ वालों का स्ट्रगल बहुत खतरनाक तरीके से चला है। और जब सांगा की बात की जाती है तो सांगा के झंडे तले तो पूरे के पूरे जो थे राजपूत राजा इकट्ठे हो गए। अब अकबर ने एक योजना सोची। अकबर ने सोचा कि अपने एक जगह पर प्रोग्राम रखते हैं
वहां पर इनवाइट करेंगे पूरे राजस्थान के राजाओं को कि आइए शांतिपूर्वक आप अधीनता स्वीकार करें, हम आपके सहयोगी रहेंगे, आप पर कोई भी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और अगर बाहरी राज्य आक्रमण करेगा तो आपकी सहायता की जाएगी। जैसे अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर था, वैसा सा आप एक मान सकते हैं। 1570 सीधा प्रश्न यह पूछा जाता है, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 1570। वहां पर सबसे पहले पानी की कमी की पूर्ति के लिए शुक्र तालाब का निर्माण किया। नागौर दरबार लगाने में आमेर के भारमल ने काफी सहायता की, क्योंकि 1562 में जब अजमेर में जियारत करने आए थे अकबर, तो अकबर ने कितनी बार अजमेर आए यात्रा में? ये मैंने कई बार आपको लिखवाया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले कौन आया अजमेर की दरगाह पर? मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो पहली जो है इमारत किसने बनाई? तो मालवा वाले की बात करते हैं। फिर अकबर की बात, अकबर कितनी बार आया? 17, 13, 7, 8, 9, 15, जो भी आपको बताना है। भारमल जो कहां का? आमेर का राजा, कछवाहा राजवंश का। मारवाड़ में और बीकानेर में एक ही राजवंश, वो राठौड़ राजवंश है। और जब हम मेवाड़ को पढ़ते हैं यानी कि उदयपुर वाला इलाका, तो वहां पर सिसोदिया राजवंश है। तो बच्चे जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये बातें जरूरी हैं याद रखना। इसमें बीकानेर के, अब नागौर दरबार में पूछा जाता है कि कौन कौन आए थे। बीकानेर के कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ वहां पर उपस्थित हुए और बाद में मारवाड़ पर आक्रमण की सारी जिम्मेदारी राय सिंह को सौंप दी जाएगी। मालदेव के पुत्र उदय सिंह व राम आए, तीनों पुत्र ही आए थे। कैसे? चंद्रसेन भाद्राजोन से नागौर पहुंचे थे, क्योंकि जोधपुर तो छूट गया। चंद्रसेन ने देखा कि वहां पर इनविटेशन दिया गया है, देखते हैं क्या चल रहा है, मसला क्या है, जाते हैं वहां कौन सा। तो चंद्रसेन नागौर दरबार में जरूर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि मेरे भाई उदय सिंह राम पहले से पहुंचे हुए हैं और चापलूसी करने वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है, ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसलिए चंद्रसेन जो है नागौर दरबार से उठकर चुपचाप वापस चले आते हैं और आगे अपने युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। 1570 की बात है। तो आपको पता है जब विवाह शादी का मौसम होता है उस दिन कोई घटना उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं। 1570 नागौर दरबार लगा, चंद्रसेन चुपचाप वापिस आ गया। महाराणा प्रताप तो आपको पता है, उसमें महाराणा प्रताप यानी कि सिसोदिया राजवंश का तो कोई व्यक्ति वहां पर गया ही नहीं। मारवाड़ वाला वो सॉरी बीकानेर वाला कल्याणमल और उसका बेटा राय सिंह जरूर याद रखना। अब अकबर ने राय सिंह को कहा कि भी चंद्रसेन ने क्या क्या, कुछ ही नहीं बोला, सीधा चला गया। 1572 की बात है। 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, किसको? राय सिंह को। यह वेरी इंपॉर्टेंट बात है। 1572 में 64 में हुसैन कुली खान और मुजफ्फर आए थे। जोधपुर को फतेह कब किया मुगलों ने? 64 में। क्योंकि मुगल राजपूत संबंध पढ़ने हैं, एक एक बात अच्छे से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1572 में चंद्रसेन ने, अब चंद्रसेन और प्रताप में यहां मैं कुछ अंतर बताऊंगा आपको, क्यों चंद्रसेन को कम तवज्जो दी गई। चंद्रसेन ने आसलराई गांव था एक, वहां का आप मालिक या अधिकारी मान सकते हो, एक व्यक्ति है रतन सिंह खिंची। रतन सिंह खिंची। अब ये रतन सिंह खिंची ने क्या किया था, इसने जब चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध सहायता के लिए इसको बुलाया था तो ये आया नहीं था बेटा, और इसने क्या है मुगलों की तरफ जा मिला था। 1572 में इधर से वहां जोधपुर वो आ गया। चंद्रसेन वैसे ही गुस्से में, चंद्रसेन ने कहा कि चलो जे आसलराई गांव वाला जो है ना रतन सिंह, पहले इसके साथ करते हैं। इसने वहां जाके खूब तहस नहस की गांव में। चंद्रसेन अपनी टुकड़ी ले गए। चंद्रसेन ने अपनी जो है आर्थिक तंगी की पूर्ति के लिए, इतिहास के ये स्रोत बताते हैं तुलनात्मक रूप से, जब महाराणा प्रताप के साथ पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि आसपास के गांवों को लूटा था। जब लूटा था, ऐसे देखो ये लोग धोखेबाज लोगों को सबक सिखाने के लिए पॉजिटिव वे में, तो उसमें कुछ जो है सामान्य लोगों का नुकसान जब युद्ध होता है। तो वो जो आम लोग थे जो है उनका जो नुकसान हुआ, तो वो थोड़ा सा चंद्रसेन को इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी जितना आम पब्लिक ने प्रताप को सपोर्ट किया था। ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस बताया जाता है। हमने लोहट गांव की युद्ध के बारे में पढ़ा था। अब दूसरी विजय हो गई 1573 में, लोहट वाली 62 में हुई थी। उसके ठीक 11 साल बाद 1573 में भिनाए, ये भिनाए है
बिनाए गांव की विजय। बिनाए गांव कहां पड़ता है? अजमेर में एक गांव है, वहां पर मांगलिया नामक भील जो था उसके आंतक से लोग बड़े परेशान थे। चंद्रसेन के पास, राठौड़ साहब के पास मैसेज आता है। राठौड़ साहब क्या करेंगे? जलेंगे, वहां पर अपनी टुकड़ी ले जाएंगे और भिनाए पर चंद्रसेन इस भील को भगा देंगे, मांगलिया भील को मारकर भिनाए को जीत लेंगे और भिनाए पर चंद्रसेन का अधिकार हो जाता है। तो अगर युद्ध की बात करें, लोहट वाला ये छुटपुट घटनाएं युद्ध पूछा जाता है, भिनाए गांव की विजय। अब 1564 तक बादराजून थे। ये थोड़ा सा मैंने, आप याद रख लेना कि कहां कहां तक बादराजून थे। ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बादराजून नहीं, 1564 तक जोधपुर थे और 1571 तक बादराजून और फिर 71 के बाद सिवाना को अपना अड्डा बना लेंगे। तो सबसे पहले जोधपुर में रहेंगे, 64 तक जोधपुर फतेह हो गया, 64 से 71 तक वो बादराजून रहेंगे और 71 के बाद कहां चले जाएंगे? सिवाना। यानी कि ये आगे ट्रिक देखो, जो बीएसपी का लाल है मरेगा बाद से। ये याद रखना, जो भी एसपी का लाल है, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, ठीक है। तो जो भी, जो से जोधपुर, जो से जोधपुर, बी से बादराजून, बी से बादराजून, एस से सिवाना, एस से सिवाना, पी से पिपलूद गांव, पिपलूद गांव, का से कालूना गांव की पहाड़ियां, पिपलूद गांव की पहाड़ियां, कालूना गांव की पहाड़ियां, आगे इनके नाम आ जाएंगे। अब लाल से क्या? ओहो, जलाल खान। लाल से क्या है? जलाल खान। बच्चे बड़े कमेंट करके, सर आपकी खांसी नहीं जाती सारा साल, क्या करूं, मौसम बिगड़ता है, जो कभी बाहर गर्मी में चले जाओ, ठंडे में आ जाओ, गर्मी में चले जाओ, पानी का, मैं थोड़ा सा भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, वो वाला काम है। तो जलाल खान जो था, और लास्ट में आएगा शाहबाज। ये मैंने क्यों लिखे हैं? सिवाना फतेह करने के लिए अकबर जलाल से पहले एक व्यक्ति को और भेजेगा, वो असफल रहेगा। जलाल खान जब आएगा, जो लाल है मरेगा बाद से, तो ये हम क्रम याद रखेंगे, इनसे पहले एक और था, फिर जलाल, फिर लास्ट में शाहबाज। तो जलाल जो है, जलाल जब आएगा सिवाना को जीतने के लिए, तो एक मिनट पानी पी लेने दो। हाँ जी, तो जो भी एसपी का लाल है मरेगा बाद से। तो जलाल खान जो है चंद्रसेन से युद्ध करते हुए मारा जाएगा। आगे ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, एक बार ये ट्रिक आप अलग से लिख के याद कर लेना। चलिए, अब अकबर क्या करेगा? अब अपना दूसरा अभियान भेजेगा, खतरनाक वाला। 1573 में चंद्रसेन बादराजून से कहां शिफ्ट हो जाएंगे? सिवाना शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, 71-72 में। शाह कुली खान, इसका नाम याद रखना है, शाह कुली खान का। शाह कुली खान के बाद जो जलाल खान आएगा, फिर लास्ट में शाहबाज आएगा। मुगल सेना के साथ कौन कौन है? राय सिंह, केशवदास, मेड़तिया और जगत राय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम। पहली बात कि सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? शाह कुली खान। शाह कुली खान के साथ जो 1573 में अकबर द्वारा भेजा गया अभियान है, उसमें और कौन कौन है? राय सिंह है, केशवदास है और जगत राय है। राय सिंह इसलिए है क्योंकि 72 में जोधपुर राय सिंह को सौंप दिया, राय सिंह तो वहीं थे। मुर्शिद कुली खान को सेना लेकर भेज दिया। जैसे हुसैन कुली खान जो था नागौर में था, मुर्शिद कुली खान क्या? शाह कुली खान। मुर्शिद कुली खान कहां से याद रह गया? एक हुसैन है भाई, इनमें कंफ्यूज मत होना। हुसैन जो है वो नागौर में था, वो इससे पहले आया था। तो उधर से मुजफ्फर को भेजा, हुसैन आगे से मिल गया। इधर से शाह कुली खान को भेजा, राय सिंह जोधपुर में था ही,
और ये हिंदू व्यक्ति हैं केशवदास और जगत राय, इसलिए इनके नाम हाईलाइट किए हैं। ये हिंदू सामंत भी मुगलों की सेना में चंद्रसेन के विरुद्ध गए थे। सेना ने सर्वप्रथम सोजत पर आक्रमण किया। चंद्रसेन के भतीजे, सोजत में चंद्रसेन के भतीजे 4 हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़, ठीक है, कल्लाजी को हराते हैं। कल्लाजी सोजत से सिरियारी के किले में चले गए और फिर कोसीगांव चले गए। ये गांव का नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। और अंत में कल्लाजी ने क्या किया, संधि कर ली, संधि सहमति से संधि कर ली। हमने यहां ध्यान रखना है कि सोजत पर जो आक्रमण हुआ तो सोजत में सामना करने वाले व्यक्ति तो कौन थे, कल्लाजी राठौड़ थे, जिनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। जब देवता पढ़ाएंगे तब इस कहानी का जब जिक्र आएगा तो करवाएंगे। अभी एक जरूरी बात आपको यह बतानी है भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक तो वो कर लें। दूसरा, अभी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल की, जिसमें 6 से 10 तक की किताबों में जितना मटेरियल है वो वीडियोस मैंने पढ़ाई हुई हैं अच्छे से। पहले मैटर समझाया है, उसके बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वो रीड के पर्पज से तैयार की थी, लेकिन 6 से 10 तक का सारा डेटा मैंने उसमें पढ़ा दिया है। आपको किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न या उन किताबों में से आए हुए जितने प्रश्न वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान कला संस्कृति इतिहास भूगोल 2025। एक सेकंड ग्रेड के नाम से, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नाम से कॉमन प्ले लिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सिवाना के मार्ग में शाही सेना का मुकाबला। अब इधर हमारी तरफ से कौन है, राठौड़ साहब चंद्रसेन की तरफ से रावल, मेहराण, सुजा, देवीदास, इनके नाम जरूर याद रखने हैं भी। सुजा और देवीदास, यही था क्या नाम? मुझे ना मेहरान वाले नाम में थोड़ा सा मुझे डाउट है भाई, थोड़ा सा नाम जो है वो डाउटफुल है। अपने इसमें देख लें, चंद्रसेन महाराज ये रहे हमारे, और बिनाईगाम की दूसरा आक्रमण हो गया, कल्लाजी हो गए, और रावल मेघराज है। मुझे ये था कि उस पर डाउट था, रावल मेघराज नाम में थोड़ा सा ये जो है नाम मेघराज है, इसे काट करके आप मेघराज कर लेना। ये जरूर याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछे गए, आगे वाले समय में इनका नंबर लग सकता है। मेघराज, सुजा और देवीदास, ये 3 लोग इस तरफ से हैं। सिवाना में जो अपने राजपूतों की सेना है उनके मुख्य व्यक्तित्व है, और सामने से उधर आपको पता ही है जो आ रहे हैं। सिवाना का घेरा डाल लिया गया है। सिवाना किले का रक्षक कौन है? फत्ता है, ठीक है। सिवाना किले का रक्षक कौन है? फत्ता। जिसने जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया वो अलग है, जिसने मुगल घेरे पर लगातार आक्रमण किए। घबराकर बीकानेर के राय सिंह ने अकबर को फोन लगाया कि भैया अतिरिक्त बल भेज दो, ये फत्ता जी साहब जो हैं इनके साथ जो टुकड़ी हैं भैया बहुत खतरनाक है, हमारा तो जो है नंबर लगा दिया है। तो दोबारा से ये असफल रहता है। दोबारा से फिर सिवाना का घेरा 1575 में, अब इस बार जलाल खान आएंगे। हमने कहा था वो लाल और फिर मारेगा बाज, तो जलाल खान के नेतृत्व में पुनः आक्रमण, जलाल खान चंद्रसेन व देवीदास के हाथों मारा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है भाई, जलाल खान देखो मुगलों ने भेजा है, मुगलों का मुख्य सेना नायक है देवीदास और चंद्रसेन, तो चंद्रसेन के सहयोगियों के नाम जरूर याद रखना, मेघ, सुजा, देवीदास, इनके नाम पक्के से याद कर लेना भाई। बाद में शाहबाज के नेतृत्व में सेना सिवाना के किले पर अधिकार कर लेगी। सिवाना के किले पर अधिकार
होगा क्या है, संधि से अधिकार हो जाएगा और सिवाना पर अब अधिकार हो गया फाइनली। ये लगभग 1575-76 की बात है, 75-76, जिस समय हल्दी घाटी उधर हो रहा था, इधर कुछ और होगा, देखते हैं अभी। ये 1575 तक सिवाना किले पर अधिकार हो गया, यानी कि 1564 जोधपुर फतेह कर लिया, फिर बीच में सोजत वाली जंग आएगी, फिर बादराजून से भागकर जो है चंद्रसेन सिवाना आ जाएंगे, तो 71 से 75 तक सिवाना में रहेंगे। तो और सिवाना पर भी शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना ने सिवाना को फतेह कर लिया। जलाल खान आया था, वो मारा गया, उससे पहले वाला आया, वो भाग गया था। चंद्रसेन सिवाना से रामपुरा के पहाड़ों, सिवाना से रामपुरा के पहाड़ों में, उसके बाद पिपलूद और उसके बाद कालूना के पहाड़ों में चला गया, और फिर उसके बाद सिरोही में 1.5 साल सिरोही डूंगरपुर रहेंगे, लास्ट में डूंगरपुर चले जाएंगे। ये जरूर याद रखना है आपको, पहले जोधपुर, बादराजून, सिवाना, ये रामपुरा बीच में याद रखो, ठीक, नहीं तो पिपलूद वाला जरूर याद रखना है। कालूना गांव के पहाड़ों में, पहाड़ियों में रह के जो है छापामार युद्ध पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने काम चलाया था, फिर सिरोही और लास्ट में जो है डूंगरपुर चले जाएंगे। इस समय क्या है, जब 1575 में सिवाना को फतेह करने में मुगल लगे हुए थे, तो पोकरण का जो दुर्ग था, पोकरण का क्षेत्र मारवाड़ में आया करता था। पोकरण जो जैसलमेर में है, जहां पर परमाणु वाला परीक्षण हुआ था। अक्टूबर 75 में जैसलमेर के शासक हरराज भाटी, याद रखना, इसने क्या है, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जैसलमेर के हरराय भाटी ने पोकरण पर अधिकार कर लिया। अधिकार के लिए मतलब सेना भेजी, आक्रमण किया। चंद्रसेन का किलेदार इस समय आनंद राम था। भाई आनंद राम का नाम जरूर याद रखना। वहां पर फत्ता है, सोजत में कल्लाजी राठौड़ है, सिवाना में फत्ता है और पोकरण में आनंद राम है। इस बात को ध्यान रखना। 4 महीने बाद जनवरी 1576 में संधि हुई। 1 लाख रुपए फदिये हैं, ये भाई इकाई थी मुगलों के समय। 1 लाख फदिये आप सिक्के मान सकते हैं कि बदले किला जो है जैसलमेर के हरराय भाटी को इन्होंने दे दिया। हरराय भाटी को किला सौंप दिया गया, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन डाउन थी, उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह किला मजबूरन चंद्रसेन ने क्या है, पोकरण जो है हरराय भाटी को आप ये मान लो गिरवी रख दिया, बेच दिया। ये 1576, उधर आपको पता ही है 1576 हल्दी घाटी भी होगी। 1580 में चंद्रसेन पुनः सेना इकट्ठी करेंगे और सोजत पर सबसे पहले अधिकार करेंगे, सोजत पर अधिकार कर लेंगे। बीच की ये स्टोरी उस बुक में दी हुई है, मैंने हटा दी है, स्टोरी से कभी क्या प्रश्न नहीं आता। सोजत पर अधिकार कर सारण के पर्वतों में, सारण की पहाड़ियों में रहने लगेंगे, मुगलों पर छापामार युद्ध करेंगे, चंद्रसेन रहने लग जाएंगे। जनवरी 1581 में क्या है, बैरसल ने बैर निकाला। बैरसल क्या करेगा, चंद्रसेन को अपने घर नुंता देगा, बुलाएगा, ठीक है, निमंत्रण देंगे और भोजन में कहते हैं विष खिला दिया। चंद्रसेन जब यहां से वापस जाएंगे, कहां पर, सचियाप जगह पड़ती है, इंपॉर्टेंट जगह है सचियाप, सच्चा बंदा सच्ची जगह पर जाएगा, ठीक है। बैरसल ने बैर निकाला, क्या, विष दे दिया भोजन में, सच्चा बंदा सच्ची जगह पर गया, वहां पर चंद्रसेन की क्या है, मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर बीएन दिवाकर इनके नाम इस बुक में आए हैं, गोपीनाथ शर्मा और भी इतिहासकारों ने, लेकिन इनका नाम मेंशन किया है। इन्होंने चंद्रसेन को भूला हुआ नायक, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे लोगों ने जो है इनको भुला दिया, भूला विसरा राजा कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो, ठीक है, तो भूला हुआ नायक कहा जाता है। इन लोगों ने, दिवाकर, गोपीनाथ शर्मा ने इनका जिक्र किया। चंद्रसेन ने कुल 19 वर्ष मारवाड़ के स्वतंत्रता के लिए, मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंत में 1581 को ये वीर जो है इस भूमि के काम आ गए और इन्हें प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रताप से पहले अगर राजस्थान में मुगलों के खिलाफ किसी ने तलवार और आवाज उठाई, वो चंद्रसेन राठौड़ साहब थे। 1581 से 83 तक अकबर ने क्या किया, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। थोड़ा सा अगर हो सकता है आपको, जिन बच्चों के लिए हिस्ट्री नहीं है, एक बार थोड़ा सा स्पीडली और देख लेना,
आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। बड़ी बड़ी बातें आपने ये ध्यान रखना है, सिवाना में कौन कौन आक्रमण करने आए, जोधपुर को कब फतेह किया और राय सिंह को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। सन इतना काम का नहीं, व्यक्ति जरूर याद रखना कि कब किसको नियुक्त किया गया है, व्यक्ति जो जरूर काम का है। जो लोहट गांव वाली लड़ाई, बिनाई गांव वाली लड़ाई, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। चंद्रसेन के साथ 3 जो हमने व्यक्तियों के नाम याद रखे हैं, मेघराज है, सूजा है और एक और है, उनके नाम जरूर याद रख लेना। अच्छे से मिलते हैं नई क्लास के साथ। एक जरूरी सूचना, 3rd ग्रेड का आज से अपने अनाउंसमेंट करेंगे। मैथ इंग्लिश की निःशुल्क क्लासें प्लस जीके की निःशुल्क क्लासें अलग अलग टीम के सहयोग से, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों के सहयोग से बिल्कुल निःशुल्क वीडियो कोर्स आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ। शेयर कर दिया करो भाई अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।